लगभग आधी सदी तक चली कोल्ड वॉर का रिजल्ट ये रहा कि सोवियत यूनियन, जो कभी एक सुपर पावर कंट्री थी, वो कई टुकड़ों में बंट गई और मिखेल गोर्बाचेव का लिबरल सोच वाला सपना धरा का धरा रह गया। दोस्तों, आज कहीं न कहीं अमेरिका भी एक ऐसे ही रास्ते पर है, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस भी देश को ग्रोथ की जगह डाउनफॉल की ओर लेकर जा रहे हैं। अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर हुआ करती थी जिसका पूरी दुनिया में भौकाल था, लेकिन वो आज अपने हासिल किए हुए इस मुकाम को खोना शुरू कर चुका है। क्या अमेरिका भी यूएसएसआर की तरह बर्बादी के करीब पहुंच चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप रशिया के लिए काम कर रहे हैं? और कैसे उनके डिसीजंस आए दिन अमेरिका और दुनिया को कंफ्यूजन में डालने का काम कर रहे हैं? समझेंगे ये सब आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाई इज ट्रंप डिस्ट्रॉइंग अमेरिका। रशिया यूक्रेन वॉर। That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. If I win. ये तब की बात है जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से फाइट कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो रशिया यूक्रेन वॉर 24 घंटे में ही रुकवा दूंगा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू जून 2025। आज यूक्रेन में क्या चल रहा है ये तो हर दूसरे दिन सुनने को मिल ही जाता है, पर इसके अलावा भी गाजा, ईरान, इजराइल और इंडिया पाकिस्तान जैसे कई कॉन्फ्लिक्ट्स हमें ट्रंप के आने के बाद और भी ज्यादा एस्केलेट होते देखे। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में तो ट्रंप पुतिन की कठपुतली जैसे नजर आते हैं और दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच फोन कॉल के बावजूद मिलिट्री अटैक से रुकने का नाम नहीं ले रहे। ट्रंप ने जैसे तैसे जेलेंस्की को तो मना लिया, लेकिन रशिया हर बार या तो डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है या फिर वॉर खत्म होने में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता नजर आता है। रशिया की डिमांड्स में यूक्रेन के 4 प्रोविंस दोनेस्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़ैपोरोजिया पर कंप्लीट कंट्रोल के अलावा यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करने का विचार छोड़ना, यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस को साइज में छोटा करना और वहां चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप लाना शामिल है। अब जाहिर है यूक्रेन इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता, लेकिन ट्रंप को पुतिन बस थोड़ी सी इम्पोर्टेंस क्या दे दे, ट्रंप वॉर को एंड करने के बारे में भूल ही जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है। ट्रंप के एनवॉय विटकॉफ को जब प्रेस ने उनके मार्च के रशिया ट्रिप के बारे में पूछा तो किसी डील तक पहुंचने की अपनी नाकामी को छिपाते हुए वो पुतिन के ट्रंप के लिए रिगार्ड को मेंशन करते नजर आए कि कैसे पुतिन ने उन्हें बताया कि ट्रंप पर शूटिंग के वक्त पुतिन ने चर्च में उनके लिए प्रे किया था। पैसा रशिया का दूसरा डिलेइंग टैक्टिक है और रशियन सोवरेन वेल्थ फंड के हेड किरिल दिमित्री जब अप्रैल में वॉशिंगटन विजिट पर गए थे, तब उन्होंने जर्नलिस्ट को कंफर्म किया था कि उनकी यूएस ऑफिशियल्स के साथ कई पॉसिबल डील्स लाइक रेयर अर्थ मेटल्स, आर्कटिक में एक्सट्रैक्शन एंड इवन रशिया और यूएस के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स खोलने पर भी बात हुई थी। ट्रंप का एजेंडा यहाँ भी वॉर से ज्यादा बिजनेस का नजर आता है और जो वो ओकेजनली मॉस्को के साथ पेशेंस खत्म होने की बात कहते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आते। उल्टा पुतिन की ही तारीफ करते हैं और वहीं जेलेंस्की को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं। यूक्रेनियन डिफेंस की जरूरतें समझने की जगह वो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की डील साइन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे। अब दोस्तों, ट्रंप ये वॉर खत्म करके अपनी नोबेल पीस प्राइज की कंटेंडरशिप को और मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन रशिया उसे अपनी उंगलियों पर खिला रहा है। ईरान इजराइल वॉर। अब दोस्तों, यूएस इजराइल के पीछे है ये कौन नहीं जानता, लेकिन ईरान ने जैसे इजराइल को उसके शहरों में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये किसी शौक से कम नहीं था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा। उनके यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएस ईरान की डिप्लोमेसी में सुधार नजर आया था और दोनों देश परमाणु वार्ता के लिए तैयार भी हो गए थे। इसके लिए ओमान में दोनों देशों के बीच 5 राउंड्स की मीटिंग भी हो गई थी, लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने अगले राउंड की मीटिंग कैंसिल कर दी है। इजराइल के हमलों के कारण ईरान के कई टॉप सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई है, जिससे निकट भविष्य में किसी भी तरह की न्यूक्लियर डील की संभावना मानो खत्म सी हो गई है। इजराइल के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इस हमले को जस्टिफाई करके भी ट्रंप ने डिप्लोमेसी को मिलिट्री एंगेजमेंट में बदलने का काम किया। उनके स्टैंड पर अमेरिका के अंदर से ही विरोध की कई आवाजें उठ रही हैं, जिनका मानना है कि इजराइल को अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए और अमेरिका को इन विदेशी युद्धों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मिडल ईस्ट में अमेरिकन फोर्सेस की मौजूदगी और इजराइल को अमेरिकन वेपन्स की लगातार होती सप्लाई, ये दोनों ही इस और इशारा नहीं करते। वहीं ईरान ने तेल अवीव पर अपने रिटेलिएशन से इजराइल के मजबूत कवच, फिर चाहे वो डेविल स्लिंग हो या फिर आयरन डोम, उन्हें भी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है और साफ कर दिया है कि सीज फायर होगा तो उसकी शर्तों पर। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो ईरान को इससे पहले कभी नहीं मिली और अब बाकी के अरब देश भी उसकी इस बेहतर पोजीशन से अफेक्ट जरूर होंगे। मिडिल ईस्ट में हुए इस पूरे एपिसोड से न्यायप्रिय और मुद्दे सुलझाने वाली अमेरिका की छवि का बहुत नुकसान हुआ है। व्हाट हैपेंड टू अमेरिका फर्स्ट?
इस सब के अलावा अमेरिका पर 36 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए ट्रंप ने कई प्लान्स बनाए, जिनमें कॉर्पोरेट पर टैक्स कट्स, ग्लोबल टैरिफ्स का एक्सपेंशन, मेक इन अमेरिका को बढ़ावा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना, इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन और कई एनवायरमेंटल और लेबर रेगुलेशंस को इकोनॉमिक ग्रोथ में बैरियर बताकर उन्हें रोल बैक करना शामिल था। इनमें से ज्यादातर पॉलिसीज ने बैकफायर किया और अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान किया ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज ने। जनवरी में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अब तक यूएस दर्जनों बार दूसरे देशों पर अपने टैरिफ रेट्स को या तो बदल चुका है या फिर अपडेट कर चुका है। जब ट्रंप को समझ आया कि चाइना के बिना यूएस का बट्ठा बैठ जाएगा, तो चुपचाप जिनीवा में जाकर 90 दिनों का समझौता कर लिया और चीनी माल पर जो टैरिफ वो 145% कर चुका था, 30% पर आकर रुक गया। इस ग्लोबल बेइज्जती के अलावा ट्रंप की इन ऊट-पटांग टैरिफ पॉलिसीज ने अमेरिका की ग्लोबल सप्लाई चेन को वीक करने का भी काम किया है। जब से ट्रंप ने चाइना और दूसरी कंट्रीज पर इंपोर्ट के ऊपर हैवी टैरिफ्स लगाए हैं, तब से अमेरिका की जो भी चीजें बाहर से आती थी, जैसे रॉ मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो काफी महंगे हो गए हैं और इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्लेशन पर। अमेरिका में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया और इस ट्रेड वॉर का ज्यादा इफेक्ट भी उसी पर पड़ा। सोशल मीडिया पर भी चाइनीज एजेंडा अमेरिका पर हावी होता नजर आया। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने खूब ढिंढोरा पीटा कि वेस्ट में जो ब्रांडेड सामान मिलता है, असल में वो चाइना में ही बनता है। बस अपने ब्रांड का ठप्पा मारकर और प्राइस को 50 गुना बढ़ाकर ये यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स जनता को बेवकूफ बनाते हैं। इससे भी वेस्ट की कंपनीज को काफी नुकसान हुआ। दोस्तों, ये ट्रंप की एरोगेंस का ही रिजल्ट था कि चीजों की कॉस्ट भी बढ़ी और उल्टा चीन पर यूएस की डिपेंडेंसी भी। और आज भी अमेरिका ट्रंप द्वारा क्रिएट की गई इस इकोनॉमिक मेस को झेल रहा है। द फॉल ऑफ डॉलर। अब आप अमेरिका के डाउनफॉल का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिसे डॉलर के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है और जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, वो इस साल की शुरुआत से 10% गिर चुका है और पिछले 3 सालों में अपने सबसे लोएस्ट लेवल पर है। इसका मतलब है कि मार्केट में डॉलर को बेचा जा रहा है और इसकी जगह सोना या येन, युआन और यूरो जैसी करेंसीज पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, 36 ट्रिलियन डॉलर्स का नेशनल डेट और व्हाइट हाउस का इरेटिक बिहेवियर भी डॉलर को कमजोर करने का काम करता है। अब दोस्तों, डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये यूएस की दुनिया पर वो सॉफ्ट पावर है जिसके दम पर ही अमेरिकन फोर्सेस दुनिया में नंबर 1 है। ऐसे में डॉलर का कमजोर होना न सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी का वीक होना दर्शाता है, बल्कि उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। फेल्ड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने खूब प्रचार किया, उसने न सिर्फ मस्क को सरकार से दूर कर दिया, बल्कि इसका भी यूएस इकोनॉमी पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा। कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने एस्टिमेट किया है कि अगले 1 दशक में ये बिल अमेरिका के कर्ज में 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स और जोड़ने का काम करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोजे को लीड करने वाले एलॉन मस्क ने तो इस बिल को अ डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन बताया था और यही बिल उनके ट्रंप से अलग होने की एक बड़ी वजह बनी। अब ट्रंप तो चाहते हैं कि जो भी सामान अमेरिका में बाहर से आता है या तो उस पर ज्यादा टैक्स लगे या फिर वो प्रोडक्ट अमेरिका में ही तैयार हो, जिससे वहाँ भी रोजगार बढ़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करने के लिए उन्होंने कई सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से हटा दिया। इमिग्रेंट्स की मास डिपोर्टेशन ने भी फूड और कंस्ट्रक्शंस की कॉस्ट को बढ़ा दिया है और न सिर्फ अमेरिका में चीप लेबर की कमी हो गई है, बल्कि आम लोगों में भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ट्रस्ट कम हुआ है। ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज इरेटिक है और उनकी इन्हीं पॉलिसीज के चलते यूएस इकोनॉमी लंबे वक्त के लिए डिस्टेबलाइज हो सकती है। अंडरमाइनिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अपने पिछले टर्म की ही तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भी प्रेसिडेंट बनने के बाद कई वैश्विक समझौतों और संगठनों से अमेरिका को अलग किया है, जिससे इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी साख पहले जैसी नहीं रही। इसका एक ताजा एग्जाम्पल जनवरी 2025 में देखने को मिला, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने WHO से अमेरिका के बाहर होने का नोटिस दे दिया। WHO, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं और उनके समाधान के लिए गाइडलाइंस तय करता है, अमेरिका की फंडिंग पर ही काफी हद तक निर्भर था, जिसके चलते उसे इस संगठन पर अच्छी पकड़ भी मिलती। अपनी पिछली टर्म में भी ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ईरान परमाणु समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और इस बार भी बाइडेन के 2021 में रिजॉइन करने के बाद फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ करना हो या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करना या फिर नेटो में अपने यूरोपियन पार्टनर्स को नेटो छोड़ने की धमकी देना हो, ट्रंप अपना कैरेक्टर बखूबी निभा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये कैरेक्टर किसी स्टेट्समैन का नहीं, बल्कि एक डील मेकर बिजनेसमैन का है। अंडरमाइनिंग प्रेसिडेंट स्टैचर। दोस्तों, प्रेसिडेंट किसी भी देश का हो,
उस पद की कोई गरिमा होती है। लेकिन ट्रंप ने तो दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट की सीट को भी अपनी हरकतों से अंडरमाइन करने का काम किया है। पर्सनल अटैक्स हो, गाली गलौच हो या फिर उल्टे नाम रखना, ट्रंप किसी छुटभइये नेता की तरह पेश आते हैं। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के दौरान उन्होंने दुनिया के कई इलेक्टेड लीडर्स के बारे में ओपनली कंट्रोवर्शियल या फिर ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्हें जलील किया है और अमेरिका की छवि एक बुली की बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा अपने बिजनेस एसोसिएट्स का फायदा करवाना हो, अपने होटल रिजॉर्ट्स में गवर्नमेंट इवेंट्स और फॉरेन डिग्निटरीज को रुकवाकर प्रमोट करवाना हो, अपने ही एलाइज नेटो को धमकाना हो या फिर कोर्ट, FBI और CIA जैसे इंस्टीट्यूशंस पर एलिगेशंस लगाकर उन्हें अंडरमाइन करना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेन्योर में ऐसे कई काम किए हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के पद पर बैठने वाले शख्स को बिल्कुल शोभा नहीं देते। ट्रंप का बिहेवियर भी बहुत इरेटिक है, जिसके चलते वो पुतिन और किम जोंग को तो लव लेटर्स भेजते हैं, लेकिन वहीं जेलेंस्की को पूरी दुनिया के सामने जलील करते हैं। और आपको कैपिटल हिल पर हुआ वो अटैक तो याद ही होगा, जो ट्रंप के इलेक्शंस हारने के बाद उन्हीं की रहनुमाई में हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका में डेमोक्रेसी का क्या ढोल बज रहा है। इन सब बातों ने ही अमेरिका में राष्ट्रपति पद की मर्यादा, गरिमा और क्रेडिबिलिटी को इतना डैमेज किया है कि कई बुद्धिजीवी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल और शेमफुल प्रेसिडेंट मानते हैं। लेकिन मजाल है ट्रंप को इससे कोई भी फर्क पड़ता हो। वो तो दिन रात नोबेल पीस प्राइज रिसीव करने के सपने देखते हैं, पर होता इसका उलट है और वो अपने बड़बोले व्यवहार के कारण प्राइज की जगह क्रिटिसिज्म के हकदार ज्यादा बनते हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी न जाने क्या जल्दी थी खुद को एक मसीहा दिखाने की कि दोनों तरफ से किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किए बिना ही ट्रंप ने सीजफायर डिक्लेयर कर दिया। और ये भी चलो किया सो किया, कम से कम 1 दर्जन अलग अलग स्टेजेस पर जाकर ये भी दोहराया कि ट्रेड की धमकी देकर उन्होंने ये जंग रुकवा दी, जो खुद में ही हास्यास्पद है। अब अगर कोई सेंसिबल लीडर होता तो चीजें डीएस्केलेट होने का वेट करता, और अगर उसने सचमुच में माहौल शांत करवाया होता तो दुनिया को खुद ब खुद पता चल जाता। लेकिन ट्रंप को क्रेडिट लेने की ऐसी ललक है कि वो तो मानो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। इसी का रिजल्ट है कि अमेरिका की पब्लिक भी अब ट्रंप के खिलाफ खड़े होने लगी है। नो किंग नाम का एक प्रोटेस्ट अमेरिका में तेजी पकड़ने लगा है, जिसमें अमेरिका की जनता चुनाव में हुई अनर्गल बयानबाजी, इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने और सबसे इम्पोर्टेंट मास डिपोर्टेशन के खिलाफ एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है। इसमें सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि ट्रंप की ही पार्टी के कई रिपब्लिकन्स और हमेशा उनकी सपोर्टिव रही फॉक्स न्यूज जैसे मीडिया पोर्टल्स भी शामिल हैं। हालत इतनी खराब है कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी 39% तक गिर चुकी है और ट्रंप अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे, इस पर भी कई अब शक जताने लगे हैं। अगर आप ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पर नजर डालेंगे तो वो अब पहले जैसे एरोगेंट नजर नहीं आते। जाहिर है जब उनकी अपने ही घर में कोई नहीं सुन रहा तो दुनिया क्या खाक सुनेगी। ट्रंप के आसपास की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हो सकता है कि इस बार सिर्फ कुर्सी नहीं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी उनके हाथों से फिसल जाए और एक लंबे वक्त के लिए रिपब्लिकन्स अमेरिका की सत्ता से बाहर हो जाए। खैर दोस्तों, क्या ट्रंप सचमुच में एक रशियन एजेंट है जो अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, या फिर अमेरिका ऐसा ही लीडर डिजर्व करता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 मिनट निकाल कर अपने बुद्धिजीवी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए फैक्टिफाइड को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।